नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेके आ गए एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 13/2/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, जो आने वाले 16 नवंबर से एग्ज़ाम है। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। सही ढंग से देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ। तो इसका सही आंसर है, लगाइए, ओणम। ओणम जो विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। यह उत्सव केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि 10 दिनों तक ये त्यौहार चलता है। और देख लेते हैं अन्य त्यौहार। कुंभ पर्व, ये भी एक समझिए त्यौहार है, हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में श्रद्धालु स्नान करते हैं। इन चारों स्थानों पर प्रति 12वें वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। देखते हैं, बिहू असम में मनाया जाने वाला उत्सव है। यहाँ बिहू नृत्य भी लोक नृत्य के रूप में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उस समय करंट पूछा गया था। फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर है राजीव कुमार। फिलहाल भी यही है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं किए। तो इसका देख ले, फरवरी 2019 से नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया, मतलब भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया? तो भारत एक राज्यों का संघ है। इसका सही आंसर सी होगा। भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। बाकी ये देख लीजिए, ये सभी एग्जाम के लिए दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली का पैटर्न का निर्धारक नहीं है? इसमें देख लीजिए जो नहीं कह रहा है, तो इसका जो सही आंसर है सी जो है चट्टान की संरचना, ये जल निकासी प्रणाली के निर्धारक नहीं है। बाकी ये 3 जो है ABC ये है। चट्टान की संरचना जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारक नहीं है, ये तो है ही गई है। ये देखते हैं, चट्टानों की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक चट्टान में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण होता है। चट्टानों का निर्माण के आधार पर 3 वर्गों में रखा गया है। देखो, चट्टानों के निर्माण के आधार पर 3 वर्गों में रखा गया है। पहला आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान वो होता है जिससे लौह, सोना, चांदी, जस्ता आदि सीसा ये सब निकलते हैं, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। और अवसादी चट्टान जिसमें से जीवाश्म, खनिज, तेल आदि ये सब अवसादी चट्टान होते हैं। रूपांतरित चट्टान जिसमें स्लेट, शिस्ट, क्वार्टजाइट, संगमरमर आदि ये सब निकलते हैं, उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा का संदर्भ में ये शब्द, ये खनकाह शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर है मठ। खनकाह शब्द का जो अर्थ है वो मठ है।
सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह का अर्थ मठ होता है। ये देखते हैं, सूफी संघ का वस्ल कहते हैं। सूफियों के कब्र को दरगाह कहते हैं। अबुल फजल की रचना अकबरनामा में, जो अकबरनामा अबुल फजल लिखा था, 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन है। इन 14 में 4 सिलसिले जो ऐसे हैं जो भारत में काफ़ी लोकप्रिय हैं। चिश्ती संतों के खानकाहों में संगीत का बड़ा महत्व था। इनकी संगीत सभा को समा कहते हैं। समा से ही कव्वाली जो गाया जाता है उसका विकास हुआ है। ये सब क्वेश्चन भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पूछा गया है, इससे संबंधित ये सब पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संलयन के बारे में। देखिए, परमाणु संलयन कह रहा है, इसको ध्यान रखें। परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से नहीं, 3 सही है, बाकी एक नहीं है। तो इसका सही आंसर बी होगा, जो कि ये गलत है। बाकी ए, सी, डी इन तीनों सही है परमाणु संलयन के बारे में, लेकिन परमाणु संलयन के बारे में ये गलत है। क्या इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है? ये गलत है। चलिए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको। परमाणु संलयन के बारे में यह कथन सही नहीं है, बी का। देखते हैं, परमाणु संलयन विधि द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ये परमाणु संलयन विधि द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया जाता है जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहते हैं। नाभिकीय परमाणु संलयन उच्च ताप और उच्च दाब पर संपन्न होता है, जिसकी प्राप्ति नाभिकीय विखंडन से ही संभव है। सूर्य से निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत वास्तव में सूर्य के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन की परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? नहीं खाती है, देख 3 मेल खाती है, 1 नहीं खाती। तो इसका जो सही आंसर होगा ए। ए जो है जो सही ढंग से मेल नहीं खाती है। बाकी इसका सल्फ्यूरिक एसिड का सही है, अमोनियम के इसका ये फार्मूला दे रखा है, बाकी यौगिक दे रखा है। चलिए आइए हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तरफ यौगिक, ये फार्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो होता है H2SO4, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH, नाइट्रिक एसिड HNO3, विरंजक चूर्ण जो CO(OCCl) होता है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 10H2O होता है। इसका ये देख लिया। बाकी इसका जो सही गलत मिलान था ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो MgOH2 दे रखा था, लेकिन सही फार्मूला ये है Mg(OH2) होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफ़र सिस्टम 24x7 गुने 365 रुपयों के हस्तांतरण की अनुमति देता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, IMPS। IMPS मनी ट्रांसफ़र सिस्टम जो है 24x7 गुने 365 रुपये के हस्तांतरण का अनुमति देता है। IMPS, इसका देख लिए जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। IMPS इमीडिएटेड पेमेंट सर्विस के नाम से जाना जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रोसेस है जिसके पैसों को अकाउंट में शीघ्र भेजा जाता है और रियल टाइम में भेजा जाता है। देख लीजिए, भारत में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI, इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा, ये सुविधा प्रदान करती है। बाकी ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। इसमें देख लीजिए जो नहीं है, यही ध्यान रखने वाला चीज़ है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम नहीं है। तो देख लीजिए इसका सही आंसर है जंगल। जंगल जो कृत्रिम नहीं है, बाकी बांध जो कि ये कृत्रिम है, धान की खेत कृत्रिम है, बगीचा एक कृत्रिम है, बाकी जंगल एक ये प्राकृतिक है। इसको देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जंगल एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये एक प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। जंगल एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की प्रक्रिया अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर उत्पाद पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के मदद से अपना भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पर शाकाहारी जीव होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव को कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर के ऊर्जा पर प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। मतलब भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या है, तो गगनयान है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। तो गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ये याद रखिएगा। इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। गगनयान का लॉन्च करने के लिए GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। ये हाल फिलहाल लॉन्च किया जाएगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलयान द्वितीय, मंगलयान तो छोड़ दिया गया है। मंगलयान द्वितीय भारत का मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा मंगलयान द्वितीय का 2024 में भेजा जाएगा। मंगलयान द्वितीय 2024 में भेजा जाएगा। चंद्रयान द्वितीय को इसरो द्वारा GSLV-3 प्रक्षेपण यान द्वारा 2019 को प्रक्षेपित किया गया है। इस यान में एक रोवर एवं एक लैंडर भी शामिल था। भारत सूर्य से संबंधित परीक्षण के लिए आदित्य प्रथम मिशन भेजने का योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है। इसमें से देखिए जो 3 हड़प्पा है, बाकी एक हड़प्पा शहर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये हड़प्पा से शहर नहीं है, बाकी लोथल है, धौलावीरा है, सुतका गेंडोर है। चलिए इससे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। मेहरगढ़ हड़प्पा शहर नहीं है, ये तो है ही है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ नवपाषाण युगीन अवशेष मिले। ये नवपाषाण युगीन है। यहाँ से जौ एवं गेहूं के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से जौ एवं गेहूं के अवशेष मिले हैं। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में स्थित है और यहाँ से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नोबेल शांति पुरस्कार 2018, उस समय करेंट पूछा गया था कि नोबेल शांति पुरस्कार 2018 किसे सम्मानित किया है। हालांकि ये तो नहीं पूछेगा, ये तो हाल के अभी नोबेल याद रखना पड़ेगा। तो उस समय का जो था इसका सही आंसर था नादिया मुराद। लेकिन फिलहाल जो है जो नोबेल के शांति पुरस्कार 2021 में ये मिला गया है, ये है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक, ये याद रखिएगा क्योंकि जब 2018 में पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है, अब्दुल रजाक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करेंट पूछा गया है।
एक करंट ये भी देखिए, किस भारतीय क्रिकेट ने 2018 के अंत तक MRF टायर्स ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर, मतलब 2018 का ये है। तो उस समय तो विराट कोहली था, बाकी अभी जो है स्टीव स्मिथ, टेस्ट में जो अभी नंबर 1 पे जो है प्लेयर में, वो स्टीव स्मिथ है, ये याद रखिएगा, स्टीव स्मिथ। उस समय विराट कोहली के था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? ये देखिए, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका जो सही आंसर है सिरका। सिरका जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सिरका नीले लिटमस को लाल कर देता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरका का pH मान जो होता है 2.4 से 3.4 होता है। बेकिंग सोडा का खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। दूध सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व दूध में पाए जाते हैं, इसलिए इसे संपूर्ण भोजन कहा जाता है। साधारणतः दूध में 85% जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्व यानी खनिज व वसा होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तथा भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा 10 से 11% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है। भीमबेटका जो है एक विश्व धरोहर स्थल है के लिए जाना जाता है। जिसका जो क्या करा है, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है बी, मतलब भीमबेटका इसके लिए जाना जाता है प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर। प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है ये। इसको कुछ फैक्ट देखते हैं। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है। ये प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर के लिए जाना जाता है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश में स्थित पुरापाषाणकालीन पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्ह है। इसकी खोज जो 1957 में विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। सारनाथ के अशोक स्तंभ पर 4 शेर बनाए गए हैं। स्तूप एवं अर्धगुंबद के आकार की संरचना है, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। देखिए, ये सब क्वेश्चन जिससे संबंधित जो भी है ना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब वो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में देखने को भी मिलता है। जब जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया तो उससे संबंधित पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? देखिए, ये नहीं वाला शब्द बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है सी। प्रभावित आँख में रेटिना से एक दूर वस्तु के छवि बनता है। नहीं, ये तो गलत है। इसका देखिए जो सही है, अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जाता है। देखिए, ये मायोपिया संबंधित ये सही है। बाकी बी भी सही है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है मायोपिया। डी सही है। इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख पाता है। लेकिन इसमें नहीं करा तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसमें कुछ। देखिए, इससे बारे में मायोपिया के बारे में जानते हैं। मायोपिया के बारे में यह कथन सही नहीं। ये तो अब नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना मायोपिया का कारण कहा जाता है। मायोपिया के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह दूर बिंदु को निकट बिंदु पर ले आता है, इसलिए मायोपिया होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेत्र की दूर बिंदु की फोकस दूरी के बराबर होती है।
दूरदृष्टि दोष, ये तो निकट दृष्टि दोष था, ये दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें जो वस्तुओं को तो स्पष्ट देखा जा सकता है, परंतु निकट 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। इसमें दूर देखा जा सकता है, नज़दीक नहीं। इसमें है जो नज़दीक देखा जा सकता है मायोपिया में, दूर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के बिंगरा क्या है? उड़ीसा में जो बिंगरा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है डी, ये स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है। इसका सही आंसर डी है, बिंगरा। बिंगरा उड़ीसा में क्या है? तो स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है। देखते हैं, ये उड़ीसा बिंगरा स्लैश एंड बर्न कृषि का स्थानीय नाम है। इस कृषि का कार्य में वृक्षों तथा वनस्पतियों के काटकर जला दिया जाता है तथा साफ की गई भूमि पर बीज बोकर खेती की जाती है। देखिए इस तरह खेती और कहाँ कहाँ होता है, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए जो उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती होता है, जिसे झूम कहते हैं, ये असम तरह होता है। जरा और एरका जो दक्षिणी राज्य में होता है, दक्षिणी राज्य में जरा और एरका की तरह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत में लोकतंत्र के निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो इसका जो देखिए सही आंसर है सी, स्थानीय व स्व सरकार। क्या है? स्थानीय और स्व सरकार। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्थानीय व स्व सरकार को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। यह भारत में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया। देखते हैं, केंद्र शासित क्षेत्रों में सरकार की कमान प्रत्यक्ष रूप से केंद्र अर्थात राष्ट्रपति जिम्मे में होते हैं। उच्चतम न्यायालय भारत में एक अभिलेख न्यायालय है जिसके निर्णयों को दस्तावेज के रूप में रखा जाता है और जो सर्वमान्य होता है। ये सब ध्यान देके पढ़ने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया? तो 2.5 दिन के झोपड़ा के किस शासक ने किया? तो इसका सही आंसर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। यह अजमेर, ये देखिए अजमेर के जो मस्जिद है, मतलब जो इसे कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया। बाकी कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ही ने करवाए थे। इसे कुतुबुद्दीन के ने 1210 में पोलो यानी चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने करवाया था। ये देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, एक मिनट बड़ा करने दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये मुगल वंश की स्थापना भी बाबर ने ही किया था। यह जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने तुगलामा पद्धति का प्रयोग किया गया था। ये बहुत पूछा जाता है, तुगलामा पद्धति का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। 86वें संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य है। यह निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है इसे। इस विधेयक में 4 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है। 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का नाम से जाना जाता है। देखते हैं 88वां संविधान संशोधन में क्या है। 88वां संविधान संशोधन जो है 2003 के द्वारा सेवा कर लगाने का प्रावधान किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, छोटा कर लेंगे, निम्न में से ये क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो निम्न से क्रेडिट के लिए औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए मतलब कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर है RBI। क्या है? RBI। भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए RBI नामक संस्था जिम्मेदार है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, RBI का स्थापना 1935 में की गई थी, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नाबार्ड भी देखिए बहुत पूछा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 की गई थी। IRDA का अर्थ होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका स्थापना 1999 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, ये भी देखिए करेंट है उस टाइम का, निम्न में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2017-18 प्राप्त किया है? देखिए उस समय का ये करेंट है। निम्न में से, तो उस समय के था जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी को भी ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है, ये फ़िलहाल में जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, हो गया लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में फिर से हम लाएंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन SSC GD का, जो कि बहुत आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।